Hello, dear student. Today we will talk about the chapter Atom and Molecule of Class 9 Physics. इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं. इंट्रोडक्शन होगा इसमें, केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे, लॉज देखेंगे, इसके दो लॉज होंगे यहाँ पे, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखेंगे, और मॉडर्न डे सिंबल्स क्या होते हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के, और ओल्ड सिंबल्स क्या थे जो डाल्टन ने दिए थे वो भी देखेंगे, और केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल फॉर्मूले की, कैसे हम लिख सकते हैं केमिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, सीखेंगे. ओके, सो लेट अस सी. क्या हुआ था स्टार्टिंग में, हमें एटम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है. तो हमें एटम के इंट्रोडक्शन को पढ़ने के लिए पहले इसकी हिस्ट्री जाननी होगी कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, किसने इसके बारे में सबसे पहले बात की. तो सबसे पहले बात करने वाले इंडिया के ही थे, जिनका नाम था महर्षि कनाड. इन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करें, ठीक है, अगर हम उसको तोड़ना स्टार्ट करें, ब्रेक डाउन स्टार्ट करें, तो हम एक बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे पहुंचेंगे जिसके फर्दर उसका डिवीजन इम्पॉसिबल होगा, यानी कि हम उसको और ज्यादा नहीं तोड़ पाएंगे. और ये जो लास्ट वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, उसको इन्होंने कहा परमाणु. सपोज मेरे पास एक ब्रेड है, इस ब्रेड को अगर मैं तोड़ना स्टार्ट करूं, या ब्रेड है या फिर कोई एक स्टोन है, इसको अगर मैं बीच में से कट करूं तो इसके पास दो पार्ट आ जाएंगे. इसके एक पार्ट को मैं फिर से लेकर के इसको बीच में से कट कर दूं, आई विल अगेन हैव द टू पार्ट्स. इसको फिर से मैं छोटा पार्ट अगर मैं इसका लूं और इसको मैं फिर से ब्रेक डाउन करूं, मेरे को एक बिल्कुल ही छोटा सा पार्ट मिलेगा. इसको अगर मैं कट करूं देन आई विल गेट अनदर स्मॉल पार्ट, और इसका ब्रेक डाउन करके अगर मैं इनफाइनाइट टाइम्स तक ब्रेक कर दूं देन आई विल गेट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल. मुझे सबसे ज्यादा छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसका और ज्यादा डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को महर्षि कनाड ने कहा कि इसको हम बोलते हैं परमाणु. एंड रिमेंबर, महर्षि कनाड एक इंडियन फिलोसोफर थे, तो ये खाली फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है. इट इज नॉट अ प्रूवन फैक्ट. इट मीन्स अभी तक इसको प्रूव नहीं कर पाए हैं, एंड वी डोंट नो. और ये समथिंग अबाउट 600 बीसी के अराउंड ये सब हो रहा है. ओके, इसके बाद एक और इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था पकुदा कटियम्मा. इन्होंने थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ करके कह दिया कि अगर इन स्मॉल पार्टिकल को हम पास साथ में मिला दें, मतलब इन पार्टिकल को अगर हम मिलाना स्टार्ट कर दें, देन वी विल गेट दैट मैटर अगेन. इन्होंने ऐसा बोला. और हम अभी भी जानते हैं कि अगर हम इन एटम को मिलाना स्टार्ट करें देन वी विल गेट अ मॉलिक्यूल. हाँ, उसके बाद एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स आए, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस. इन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या बोला, एटम बोला. एटम्स को अगर मैं ग्रीक में लिखूं तो इसको ऐसे लिखते हैं, और इसका मतलब होता है स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल या फिर अनकटेबल पार्टिकल. ओके, उसके बाद केमिकल साइंस की जो फाउंडेशन है वो रखी एंटोइन एल लेवाइजर ने. इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टू लॉज दिए जिसके बेस पे कोई भी केमिकल रिएक्शन वर्क करती है, और ये दो लॉ दिए गए थे लेवाइजर और जोसेफ एल प्राउस्ट दोनों के द्वारा, दोनों ने साथ में दिए. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होती, मतलब बोलते क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, और जब ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये कुछ लॉज को फॉलो करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. देयर वर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. फर्स्ट वन वाज लॉ ऑफ conservation of mass, and second one was law of chemical combination of constant proportion. We will see them one by one. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी टोटल मास है रिएक्टेंट का, वो हमेशा बराबर होता है टोटल मास प्रोडक्ट के. यानी कि अगर ए और बी
दो रिएक्टेंट हैं वो दोनों कंबाइन हुए हैं, तो ए बी जो प्रोडक्ट बनने वाला है दोनों के मिलने से, वो एक्चुअल में ए का मास और बी का मास जोड़कर आएगा। यानी कि इस एरो के ठीक पहले वाली चीज को हम रिएक्टेंट बोलेंगे और इसके बाद वाली चीज को हम प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर मैं ए और बी दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, सपोज मैंने ये 10 ग्राम लिया और बी को भी मैंने 10 ग्राम लिया, तो जो चीज बन के आने वाली है ए बी, इट विल बी ऑफ 20 ग्राम। एंड रिमेंबर इसमें एक वर्ड कहा गया है टोटल मास। दिस टोटल मास वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीजें बनती हैं, लाइक जो भी चीज बनने वाली है दैट कैन बी अ सॉलिड, उसके साथ कुछ गैसेस भी निकलेंगी, देयर कैन बी सम लिक्विड आल्सो, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कैन बी देयर। तो जब मैं टोटल मास इस कहूंगा तो मतलब इन तीनों का सम है, मतलब हमें उसमें गैस को भी इंक्लूड करना है क्योंकि रिएक्शन में गैसेस भी निकलती हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब इसको एक एग्जांपल से हम और समझ सकते हैं। एग्जाम्पल कैन बी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम किस कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग कर दें, इट विल प्रोवाइड कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैंने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम लिया है, तो गर्म होने के बाद जब हम इसको हीटअप करेंगे तो इट विल बी नियरली अबाउट, इधर बनेगा 46 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 54 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का मास उसी के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब है रेशियो। ठीक है, तो इसमें क्या कहा था कि जो भी कंपाउंड्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दे ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स, और जो भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि वो फिक्स रेशियो में होते हैं बाय मास। ठीक है, अब उनका सोर्स चाहे कुछ भी हो, जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं H2O, H2O को हम लैब में भी बना सकते हैं, H2O का पानी टैप वाटर भी हो सकता है, हम टंकी से भी ले सकते हैं, इसको हम नल से भी ले सकते हैं, इवन ओशन की बात करूं वहां से भी मुझे वाटर मिल सकता है, एक रिवर से भी मुझे वाटर मिल सकता है, हर जगह से मुझे वाटर मिल सकता है, और चाहे सोर्स कोई भी हो, इन एवरी सिचुएशन द फॉर्मूला ऑफ वाटर विल बी H2O। वाटर का फॉर्मूला कितना रहेगा? H2O रहेगा। अब अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेट प्रोपोर्शन की, सबसे पहले मुझे इसके अंदर देखने होंगे एटम। इसके अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं? इसके अंदर दो एटम प्रेजेंट हैं, वन इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। अब इसने कहा है मास के रेशियो में वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, तो हम इनका मास रख देंगे 2 इंटू, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। अगर मैं इनका रेशियो लूँ 2:16, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में रहते हैं, जो कि कांस्टेंट है, जो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप पानी किसी भी सोर्स से क्यों ना लें, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 9 ग्राम वाटर है मेरे पास, तो इसका मतलब अगर इसका ब्रेक डाउन कर दें, आई विल गेट 1 ग्राम हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर। ओके, सो यू कैन सी हियर, अगर मैंने यहाँ पे 18 ग्राम हाइड्रोजन की बात, वाटर की बात की है, तो इसका मतलब अगर 9 में 1 ग्राम हाइड्रोजन थी तो 18 में 2 ग्राम हो जाएगी, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन।
और इसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा 1:8। ओके, अगर मैं बात करूँ 36 ग्राम ऑफ वाटर की, तो इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं रेशियो ले लूँ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन, जैसा मैंने यहाँ पे किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन का मास अपॉन ऑक्सीजन का मास, तो मैंने किसकी बात की है, 4 ग्राम हाइड्रोजन की विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन से। कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 1 एंड 4 8 जा 32, वी विल गेट अ रेशियो ऑफ 1:8 अगेन। अगर मैं बात करूँ 9 ग्राम वाटर की, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। So this verifies the laws of constant proportion as the ratio of mass of hydrogen to the oxygen is always remains the same। हमने अलग अलग वैल्यू ली है, पहले 18 ग्राम वाटर लिया था, फिर 36 ग्राम वाटर लिया, देन वी हैव टेकन 9 ग्राम ऑफ वाटर। फिर हमने जब इसका ब्रेक डाउन किया तो हमने देखा कि ये हमेशा के लिए 1:8 ही रहने वाला है। That's it. In the next lecture we will see the Dalton's atomic theory. Stay tuned.